अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है, बेसिकली यहाँ पे उन्होंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में थोड़ा सा डिफरेंस और थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है आपको समझाने के लिए कि बटर है उसको मेल्ट करेंगे तो ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, आइस मेल्ट होगी, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, और केमिकल चेंज क्या है, नेल है और उसको जंग लग जाता है तो वो रस्टी नेल बन जाता है। डो है, उससे हम ब्रेड बना लेते हैं, लेकिन ब्रेड से हम दोबारा से डो नहीं बना सकते। लेकिन जो फिजिकल चेंजेस होती हैं उनको हम दोबारा से असल शक्ल में अपनी ला सकते हैं। जैसे बटर है, उसको हमने मेल्ट कर दिया, लेकिन हम उसको दोबारा फ्रीज कर सकते हैं, दोबारा से उसको उसकी शक्ल में ला सकते हैं। इसी तरह आइस क्यूब है, जब वो मेल्ट हो जाएगा पानी में आ जाएगा, लेकिन उस पानी को हम दोबारा से आइस क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, अब हम अच्छे से रीड करेंगे आगे से। लुक एट द लीव्स इन द पिक्चर, आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, उसमें लीव्स हैं। ठीक है, उसकी तरफ देखें। वन लीफ इज ग्रीन एंड फ्रेश, एक आपको फ्रेश एंड ग्रीन नजर आ रहा है। अदर लीव्स आर ड्राई एंड ब्राउन, बाकी जो लीव्स हैं वो ड्राई हैं, ब्राउन हैं। कैन वी मेक द ब्राउन लीफ फ्रेशी अगेन, क्या हम ब्राउन हुए हुए पत्तों को दोबारा से फ्रेश कर सकते हैं। वेल वी कैन नॉट डू सो, हम ऐसा नहीं कर सकते। एज द लीफ हैज अंडरगोन अ चेंज, क्योंकि वो लीफ जो है वो एक चेंज में चला गया है। थिंग्स चेंज अराउंड यू ऑल द टाइम, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो हर वक्त चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बॉयल एन एग, अगर आप एक अंडा बॉयल करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, केक बेक करते हैं, तो ये सारे जो हैं एक चेंज हो रहा है, प्रोसेस में चेंज हो रहा है। ऑल द चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड अस आर आइदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चेंजेस हो रही हैं वो या तो फिजिकल चेंजेस हैं या फिर केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, तो अब हम इन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इसको आप अंडरलाइन कर लें। ऐसी तब्दीली जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी उसकी बज़ाहिर देखने में जो उसकी शक्लो सूरत है उसमें अगर चेंज आ रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि दोबारा इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी अगर कोई चेंज आया है तो उसको दोबारा से हम उसकी असल शक्ल में ला सकते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता। कटिंग, बेंडिंग, डिसॉल्विंग, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग आर सम ऑफ द प्रोसेस दैट क्रिएट फिजिकल चेंजेस। अगर कोई चीज हम काट रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीज कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेस फिजिकल चेंज में आ जाते हैं। फिजिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ये रिवर्सिबल चेंज है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स सेम, इसकी जिस भी सब्सटेंस में ये फिजिकल चेंज आ रहा होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई तब्दीली नहीं होगी। कलर, शेप, साइज एंड स्टेट कैन चेंज। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स हैं क्रशिंग अ कैन, मेल्टिंग एन आइस क्यूब, बॉइलिंग वाटर, breaking a glass, dissolving sugar in water, shredding paper and chopping wood are example of physical changes। ये सारे example physical changes की हैं। उसके बाद है chemical change, इसको आप अंडरलाइन कर लें। chemical change happens when one chemical substance is transformed into one or more different substances like when iron rust। अच्छा, केमिकल चेंज क्या है? जब एक सब्सटेंस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, किसी कोई और सब्सटेंस बन जाता है उससे, तो वो क्या हो जाता है, उसमें केमिकल चेंज आ जाता है और वो ये इरिवर्सिबल होता है, इसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो जैसे आयरन जो है उसको जंग लग जाए अगर, तो उसको दोबारा से हम ठीक नहीं कर सकते। केमिकल चेंजेस अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के जरिए से ये प्रोसेस होते हैं। एंड द रिजल्टिंग सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड डिफरेंटली। और अगर जो भी रिजल्ट में सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि उनके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट वे में अरेंज हो जाते हैं।
इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बनता है। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेस, जो भी सब्सटेंस बनता है उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है, पहले वाले से डिफरेंट होती है। इट इज नॉर्मली इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है यानी इसको हम पहले वाली शक्ल में नहीं ला सकते। कलर चेंज माइट अकर, इसमें कलर जो है वो चीज का वो भी चेंज होगा, ठीक है। इट इज अ परमानेंट चेंज, और ये परमानेंट चेंज है, इसको दोबारा से हम ठीक नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है? द बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, अगर हम किसी पेपर को या वुड यानी लकड़ी को जलाते हैं तो उसको हम दोबारा उसकी असल शक्ल में नहीं ला सकते, वो तो राख बन जाएगी ना। डाइजेशन ऑफ फूड, जो खुराक हमने खाई है अगर वो डाइजेस्ट हो गई है तो वो दोबारा से प्रोसेस नहीं रिवर्स हो सकता, बल्कि वो चेंज हो गया। बॉइलिंग एन एग, एक अंडे को जब हमने बॉईल कर लिया तो उसको दोबारा से असल शक्ल में नहीं ला सकते, बल्कि उसमें केमिकल चेंज हो गया और उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई, ठीक है। ये परमानेंट चेंज होगा। केक बेक किया, ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं? केमिकल चेंजेस की। ठीक हो गया। डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इन दोनों के बारे में बहुत तफसील से रीड किया था, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ये सारी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप प्लेलिस्ट से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने इनको वैसे स्टडी किया था और आज हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। फिजिकल चेंज क्या है? व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, इट्स कंपोजिशन रिमेन्स सेम डिस्पाइट इट्स मॉलिक्यूल्स बीइंग रीअरेंज्ड, ठीक है। जब एक सब्सटेंस में फिजिकल चेंज आती है उसकी कंपोजिशन सेम रहती है, उसके मॉलिक्यूल्स रीअरेंज्ड होते हैं लेकिन उसकी कंपोजिशन सेम रहती है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज चेंज्ड एंटायरली, उसकी पूरी तरह से कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। दस द केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, और इसमें एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। फिजिकल चेंज जो है ये एक टेम्परेरी चेंज है, यानी इसको दोबारा से हम इसकी असल शक्ल में ला सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है, यानी इसको दोबारा से हम चेंज नहीं कर सकते किसी और शक्ल में। फिजिकल चेंज इज व्हेन मैटर चेंजेस इट्स फॉर्म्स बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जब मैटर जो है वो अपनी फॉर्म्स को चेंज कर लेता है लेकिन उस अपनी केमिकल आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। और केमिकल चेंज क्या है? अ केमिकल चेंज इज व्हेन सब्सटेंसेस चेंज देयर केमिकल आइडेंटिटी। और केमिकल चेंज तब होता है जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपनी केमिकल आइडेंटिटी को क्या करता है? चेंज कर लेता है। फिजिकल चेंज जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, यानी इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल चेंज जो है ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, जैसे उसकी शेप को, साइज को, लेकिन केमिकल चेंज अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन। फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व कटिंग, चॉपिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड श्रेडिंग। फिजिकल चेंजेस में ये सारे प्रोसेस आते हैं कि इसमें ये चेंजेस हो सकती हैं। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है? बर्निंग होती है, कुकिंग है, रस्टिंग है और रोटिंग है। उसके बाद है इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। A chemical change is always accompanied by the formation of one or more new substances. केमिकल चेंज में क्या होता है कि हमेशा से एक नया और न्यू सब्सटेंस जो है वो बन जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फिजिकल चेंज की अगर हम एग्जांपल देखें तो है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी हमने पानी को फ्रीज कर दिया, लेकिन अगर हम उसको बाहर रखेंगे या फिर गर्म करने के लिए रखेंगे तो वो दोबारा से अपनी असली शक्ल में आ जाएगा, तो ये एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। ये सारी क्या है? फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं, यानी ये रिवर्सिबल है। A few examples of chemical changes are digestion of food, burning of coal, rusting of iron। ये सारी एग्जांपल्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर खुराक एक दफा डाइजेस्ट हो जाए तो उसको दोबारा से हम उसकी असल शक्ल में नहीं ला सकते, बल्कि वो एक नई चेंज में चला गया। फॉर ऑक्सीजन इन कंबस्शन, रस्टिंग एंड टार्निशिंग। कुछ प्रोसेस हैं जिनके अंदर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की
और किस तरह से ऑक्सीजन उसमें यूज़ होती है, इन सबको हम आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला इसमें है कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, कंबस्शन रिएक्शन क्या है? A chemical reaction that includes burning of substance in presence of oxygen is called combustion reaction। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी भी सब्सटेंस को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसको हम कहते हैं कि ये कंबस्शन रिएक्शन हो रहा है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस हम बर्न करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसको कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, द वर्ड कंबस्शन मीन्स बर्निंग। ये जो वर्ड आपको कंबस्शन नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है बर्निंग यानी जलाना या जलना। ड्यूरिंग अ कंबस्शन रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। जब कंबस्शन रिएक्शन होता है तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो या तो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है या फिर लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स द केमिकल प्रोसेस दैट अक्कर ड्यूरिंग फायर। ऑक्सीजन जो है ये केमिकल प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा होता है उस वक्त जिस वक्त आग जल रही होती है, यानी कंबस्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है इसका रोल क्या है? ये केमिकल प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा होता है, इसकी वजह से ही केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है। व्हेन ऑक्सीजन इज फिनिश्ड कंबस्शन स्टॉप्स। और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होती है कंबस्शन भी रुक जाती है और इसका रिएक्शन जो हो रहा होता है वो भी रुक जाता है। ठीक है, तो इसका सारा रोल ये है कि ऑक्सीजन की वजह से कंबस्शन हो रही होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्शन रिएक्शंस इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में कंबस्शन रिएक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्शन रिएक्शंस आर गिवन बिलो। सबसे पहला है द कंबस्शन ऑफ एलपीजी। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एक फ्यूल है। ठीक है, इन गैस स्टोव इज अ कंबस्शन रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड एलपीजी। ये एक फ्यूल है जो गैस स्टोव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, गैस के चूल्हों में, और ये ऐसा कंबस्शन रिएक्शन है जो ऑक्सीजन और एलपीजी के दरमियान रिएक्शन होता है और आग जलती है। ठीक है, ठीक हो गया। सबसे पहली एग्जांपल एक हो गई। दूसरी क्या है? द लाइटिंग ऑफ मैच स्टिक्स। आपने कभी माचिस जलाई होगी। ठीक है, ये भी कंबस्शन रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस मौजूद होता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, जो आपकी मैच स्टिक होती है उसके आगे जो लगा होता है वो फास्फोरस होता है, और फास्फोरस और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से लेता है, और जब हम इसको जलाते हैं, रगड़ते हैं, तो कंबस्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ कंबस्शन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में कंबस्शन रिएक्शंस का क्या असर पड़ता है? An increase in the consumption of fossil fuels led to harmful effects on the environment। ज़्यादा अगर हम fossil fuels को कंज्यूम करते हैं तो इसका environment पे बहुत बुरा असर पड़ता है। Following are some of the effects in everyday life। नीचे अब आपको कुछ effects दिए गए हैं। सबसे पहला है इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, इसका सबसे पहला नुकसान ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये इसमें इजाफा हो रहा है। ठीक है, व्हेन फ्यूल्स आर बर्न्ड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अगर कोई फ्यूल जो है उसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, और उस जगह पे ऑक्सीजन की सप्लाई उसको कम मिल रही है और उस फ्यूल को हमने जला दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो बन जाएगी। दिस गैस इज वेरी डेंजरस एज इट इज पॉइजनस इन नेचर। ये गैस बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये जहरीली गैस है। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये आजकल हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादा हम जब फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं, कंबस्शन करते हैं, कंबस्शन रिएक्शन होता है, तो इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, विच गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये गैस जब प्रोड्यूस होती है ज़्यादा अमाउंट में तो ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये एक ग्रीन हाउस गैस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली है क्या कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी गर्मी हो जाएगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस का ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद है एसिड रेन।
3rd नंबर पे, ठीक है। द बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल और डीजल को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो प्रोड्यूस होती है। पेट्रोल गिव्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। पेट्रोल जो है ये हमें देता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन गेट डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। और ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन ये क्या होते हैं, ये जो बारिश का पानी होता है इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और एसिड बना देते हैं, और इसकी वजह से हम कहते हैं दिस इज नोन एज एसिड रेन। और वो बारिश एसिड रेन कहलाती है, और उस बारिश के बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं हमारी फसलों के लिए, हमारे जानवरों के लिए, हमारे लिए, बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। दिस वाटर इज वेरी हार्मफुल टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल्सो बिल्डिंग्स मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड मार्बल, ठीक है। ये आप यहां से इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक हो गया। ये एसिड रेन जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह है। उसके बाद है रस्टिंग। रस्टिंग क्या है? द रस्टिंग ऑफ आयरन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। आपने अक्सर देखा होगा कोई लोहे की चीज अगर देखी हो आपने और उसको जंग लग गया हो। जंग बेसिकली क्या होता है? रस्ट, ठीक है, रस्ट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है यानी किसी भी लोहे की चीज को जंग लग जाना, यानी मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स। आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आयरन ऑक्साइड्स का मिक्सचर बन जाना, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें, ठीक है। दिस रस्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड आयरन इन एन एनवायरमेंट कंटेनिंग वाटर। ये रस्ट कब फॉर्म होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और आयरन जो है इन्वायरमेंट में मौजूद पानी के साथ, ठीक है, यानी एयर कंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ मॉइस्चर। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लोहे की चीज़ है जो बाहर पड़ी हुई है सेहन में या खुले एरिया में जहाँ पे बारिश हो रही है और उस तक पानी जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा। या फिर आपके किसी वॉशरूम का अगर दरवाज़ा आयरन का है, ठीक है, तो उसको नमी की वजह से पानी पड़ के भी उसका पहले तो उसका अगर कलर अच्छे से हुआ है फिर नहीं होगा, लेकिन अगर उसका कलर उतर गया और नीचे से उसका आयरन जो है वो नज़र आ रहा है, तो उस आयरन में पे जब मॉइस्चर जाएगा, उसको नमी मिलेगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जिस इन्वायरमेंट में पानी होगा, मॉइस्चर होगा, उसके साथ रिएक्शन करके ये ऑक्सीजन जो है, आयरन जो है, ये रस्ट हो जाएगा। The rusting of iron is characterized by the formation of layer of brown substance that easily crumbles into a powder. अब rusting of iron basically एक ऐसी formation है, ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो इजीली पाउडर की फॉर्म में जड़ जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एज आयरन कैन फॉर्म आयरन ऑक्साइड व्हेन इट इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि आयरन जो है ये जब आयरन ऑक्साइड बनाता है तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? ऑक्सीजन चाहिए होती है, और तब इसने उसके बाद फेरस ऑक्साइड बनाना होता है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग आर, रस्टिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से रस्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और नमी का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है टार्निशिंग। टार्निशिंग इज डिफाइंड एज स्पॉइलिंग और डिसकलरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ पीस ऑफ मेटल। टार्निशिंग हम कहते हैं जी के किसी भी चीज़ का डिसकलर हो जाना, स्पॉइल ख़राब हो जाना किसी भी पीस ऑफ मेटल का, ठीक है। ये आपको स्पून नज़र आ रहे हैं मेटल के और इसका कलर जो है वो डिसकलर सा हुआ है। शाइनी मेटल सरफेसेस लूज देयर शाइनी अपीयरेंस। एक मेटल सरफेस जो बहुत सारे शाइनी होते हैं वो अपनी शाइनी अपीयरेंस यानी उनकी दिखने में जो शाइनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस ऑन द सरफेस, क्योंकि उनके ऊपर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसकी वजह से वो अपनी शाइनिंग खो देते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक एयर। सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ अरसे बाद ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि उनको एटमॉस्फेरिक एयर में से जो है वो
बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिल रहा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रही होती है, और उस वजह से वो यूज़ हो के हम कहते हैं जी इसका कलर ख़राब हो गया है। तो बेसिकली वो क्या होता है, टार्निशिंग हो रही होती है, उसकी डिस्कलरिंग और उसकी जो स्पॉइलिंग। ठीक हो गया। टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट होने से, जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। पिछले लेक्चर में हमने रस्टिंग को भी डिस्कस किया था। अगर आपको अभी तक आपने वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो आप मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं, ले सकते हैं वो लेक्चर, ठीक है, क्योंकि आप सीक्वेंस वाइज अगर लेक्चर्स लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, आपको अच्छे से समझ आती रहेगी, ठीक है। आयरन एंड इट्स एलॉय। एलॉयज क्या है, मेटेलिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ विच इज मेटल। मेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे मेटेलिक कंपाउंड्स जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने और उनमें से एक मेटल होना ज़रूरी है, उसको एलॉय बोलते हैं, ठीक है। आयरन और उसका जो एलॉय है आर वाइडली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी स्ट्रक्चर्स एंड मशीन्स। ये यूज़ होते हैं बहुत सारी मशीन्स बनाने के लिए, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। देयर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करोजन ऑफ आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से अगर हम आयरन की बात करेंगे, उसको जंग से बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सम मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग आर लिस्टेड बिलो। कुछ मेथड्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। सबसे पहला मेथड है गैल्वेनाइजेशन। ये क्या है, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक टू आ मेटल। किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देना, ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय डिपिंग द मेटल टू प्रोटेक्टेड इन हॉट मोल्टन जिंक और बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत गर्म और मेल्ट किया हुआ जिंक प्रेजेंट होता है और उसके अंदर इस मेटल को डिप किया जाता है और उससे क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर जिंक की मेटल के ऊपर चढ़ जाती है। जिंक लेयर कोरोड्स इंस्टेड ऑफ आयरन ड्यू टू दिस मेथड। और इस मेथड के जरिए जो जिंक लेयर ऊपर लग जाती है उसके, तो उसकी वजह से क्या होता है, रस्टिंग नहीं होती। सेकेंड मेथड है कोटिंग्स। कोटिंग्स क्या है, सेवरल टाइप्स ऑफ कोटिंग्स कैन बी अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एक्सपोज्ड मेटल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट करोजन। करोजन यानी जंग लगना, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए बहुत सारी कोटिंग्स की जाती हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोटिंग्स दैट प्रिवेंट करोजन इंक्लूड पेंट्स। सबसे कॉमन एग्जांपल्स जो हैं करोजन से बचाने के लिए, उससे सबसे पहले पेंट किया जाए, ठीक है। अगर तो पेंट खराब नहीं होगा, तो जब तक पेंट खराब नहीं होगा तब तक किसी भी चीज को जंग नहीं लगेगा। सेकेंड मेथड है वैक्स टेप्स एंड वार्निश। मैनी मशीन्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन आर कोटेड विद लेयर ऑफ ग्रीस which lubricates the metal to reduce friction and prevent rusting at the same time। कुछ मशीन्स जो हैं, मशीन्स या टूल्स जो आयरन से बने होते हैं, उनको ग्रीस से कोट किया जाता है ताकि क्या हो, ग्रीस की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है और इसकी वजह से रस्टिंग का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यह है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। किसी भी मटेरियल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ह्यूमंस यूज अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स सच एज मेटल, ग्लास, वुड, प्लास्टिक्स, रबर। We need to understand the physical and chemical properties of materials so that we can decide whether to use it for a specific purpose। हम जो इंसान हैं, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मेटल से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ग्लास से बनी हुई, वुड से बनी हुई, ठीक है, प्लास्टिक, रबर, इन सब मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी फ़िज़िकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसके बाद ये डिसाइड कर सकें कि ये चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए इस पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए हम कर रहे हैं, इस मकसद के लिए हमें ये इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। Physical properties are those which can be observed without changing the chemical composition of matter। Physical properties वो properties हैं जिनको हम observe कर सकते हैं उसकी chemical composition में change लाए बगैर। Helium, nitrogen and oxygen are all gases
हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों गैसेस हैं। देयर स्टेट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी स्टेट जो है यानी वो गैस है, ठीक है, ये क्या है, गैस है, ये इसकी स्टेट है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सिमिलरली इंक इन अ पेन इज ब्लैक, किसी भी पेन में इंक जो है वो ब्लैक है, और कलर ऑफ इंक जो है यानी उसका हम कलर जब हम बताएंगे कि ब्लैक कलर है तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। कलर, सॉल्युबिलिटी, साइज, वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, फ्रीजिंग पॉइंट, मास, लेंथ, इलास्टिसिटी, ओडोर, ओडोर होता है स्मेल, ठीक है, एंड शेप आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सारी क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, किसकी, किसी भी मटेरियल की, ठीक हो गया। These properties can be used to describe appearance, ये प्रॉपर्टीज हमें डिस्क्राइब करती हैं कि कोई भी मटेरियल जो है उसकी अपीयरेंस क्या है, यानी उसकी शक्ल कैसी है, दिखने में वो कैसा है, उसकी शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। These physical properties can also be used to observe and compare different forms of matter। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? Chemical properties can be observed by changing chemical composition of substance। Chemical properties को जब हमने observe करना होता है तो हमें किसी भी substance का chemical composition जो है वो change करना पड़ता है, तब जाके हम इसकी chemical properties को observe कर पाते हैं। The most common example is the rusting of iron। इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है लोहे को जंग लगना, ठीक है। Another example of chemical property is flammability। It determines how quickly and easily a substance can burn। दूसरी एग्जाम्पल इसकी ये है कि फ्लेमेबिलिटी यानी कोई चीज़ कितनी जल्दी बर्न हो सकती है, और इसको हम तभी कर सकेंगे जब हम उसको इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग लाएंगे, ठीक है। The chemical composition of substance is like the identity of that substance। chemical composition किसी भी substance की जो chemical composition होती है वो उसकी identity होती है, ठीक है। If the chemical composition is changed, अगर उसकी chemical composition हम change कर देंगे एक नया substance बन जाएगा। Here are some important differences between physical and chemical properties। अब हम इन दोनों में difference read करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम बिना किसी चेंज के ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व बाय चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने ऑब्जर्व करना होता है तो हमें उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है सब्सटेंस की वो चेंज करनी होती है। केमिकल आइडेंटिटी इज नॉट चेंज्ड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट केमिकल आइडेंटिटी इज चेंज्ड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम वही बातें हैं जो हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं लिए तो आप मेरे चैनल से जाके ले सकते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज मे और मे नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये सब्सटेंस की अमाउंट पे डिपेंड कर भी सकती हैं और नहीं भी करती। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये सब्सटेंस की जो अमाउंट है उस पर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद एग्जाम्पल्स फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो एग्जाम्पल हैं वो है कलर, डेंसिटी, वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मास, लेंथ, ओडोर, शेप, etc, ठीक है। ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी उसका कलर कैसा है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, ठीक है, उसकी शेप कैसी है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, उसकी टेंडेंसी रस्ट होने की कितनी है, उसकी रेडियो एक्टिविटी कितनी है, उसकी टॉक्सिसिटी कितनी है, उसकी फ्लेमेबिलिटी यानी वो कितनी देर में जल सकता है, कंबस्शन, उसकी हीट ऑफ कंबस्शन कितनी है, उसकी रिएक्टिविटी केमिकल्स के दरमियान वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, ये सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक हो गया। टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ मटेरियल्स टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी जो मटेरियल है उसका अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। Here we will look into different physical properties of materials and their uses in daily life। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ मटेरियल्स जो हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होती हैं और उनके यूजेस क्या हैं हमारी डेली लाइफ में। सबसे पहला जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो तो है कलर के। उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि उसका कलर कैसा है। कलर शो डिफरेंट बिहेवियर्स व्हेन एक्सपोज टू हीट एंड लाइट। कलर्स जो हैं ये डिफरेंट बिहेवियर्स शो करते हैं हीट और लाइट के। डार्क कलर मटेरियल्स गेट हॉटर इन सनलाइट। फॉर एग्जांपल अगर डार्क कलर है तो वो क्या होगा, सनलाइट में ज़्यादा
गर्म होगा, ठीक है, यानी वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फुल गर्मी में ब्लैक कलर के कपड़े पहन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, गुड एब्जॉर्बर है। वेयर एज लाइटर कलर्स में बी कूलर, लाइट कलर जो होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए वो कूलर होंगे। देयरफॉर ब्लैक विल एब्जॉर्ब हीट, वाइट विल रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्सचर। टेक्सचर रेफर्स टू हाउ अ मटेरियल फील्स व्हेन यू टच इट। टेक्सचर किस बात की तरफ इशारा करता है कि मटेरियल जो है वो किस तरह का है, अगर आप उसको टच करते हैं तो आपको किस तरह से फील होता है। सम मटेरियल्स आर रफ, कुछ रफ होते हैं, सैंड पेपर, एंड अदर्स आर स्मूथ, कुछ जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं। रफ जो है ये सैंड पेपर है, आपने अगर कभी देखा हो, और स्मूथ जो है सरफेस यानी राइटिंग पेपर जिसपे हम राइट करते हैं, तो ये उसका टेक्सचर होता है। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग अकर्स व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। मेल्टिंग तब होती है जब कोई भी सॉलिड चीज जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट्स टू मेल्ट। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वो चीज जो है वो सब्सटेंस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसको आप अंडरलाइन कर लें। मैटर अकर्स इन 3 फिजिकल स्टेट्स। मैटर्स जो हैं ये 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा गैस। हीट इज एडेड और रिमूव फ्रॉम सब्सटेंस टू चेंज इट फ्रॉम वन फेज टू अनदर। हीट जो है ये ऐड की जाती है या रिमूव की जाती है सब्सटेंस में से, ताकि उसको एक फेज से दूसरे फेज में चेंज किया जाए। सम मेल्टिंग पॉइंट्स आर गिवन बिलो, कुछ चीज़ों के मेल्टिंग पॉइंट्स पर दिए हुए हैं। वाटर जो है ये 0 डिग्री पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आइस जो होगी, ठीक है। तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री। कैंडल वैक्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 46 टू 68 डिग्री सेंटीग्रेड। एथेनॉल जो है ये -14 पे जाके मेल्ट होता है। आयरन जो है वो ये 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके मेल्ट होता है, ठीक है। इनमें से वाटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स जनरली हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिस पे जाके लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज व्हेन इवेपोरेशन ऑकर्स, और इस पॉइंट पे क्या होता है, इवेपोरेशन होती है, यानी जो लिक्विड है वो भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। वाटर दैट इज हीटेड, पानी जो गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड इट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो हीट किया जाता है तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है थर्मल कंडक्टिविटी। इफ हीट इज एबल टू ट्रेवल थ्रू अ मटेरियल इजीली, अगर तो हीट किसी मटेरियल में से इजीली ट्रेवल कर सकती है, देन इट हैज गुड हीट और थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये कह सकते हैं कि उस मटेरियल के पास गुड हीट और थर्मल कंडक्टिविटी है। मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट इजीली, ऐसे मटेरियल जो हीट को इजीली कंडक्ट यानी पास आउट उसमें से गुजरने नहीं देते, उसको हम कहते हैं थर्मल इंसुलेटर्स। थर्मल कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लोज थ्रू मटेरियल। थर्मल कंडक्टिविटी एक मेजर ऑफ क्वांटिटी को बोलते हैं, ठीक है, हीट की एक मेजर ऑफ क्वांटिटी जो किसी भी मटेरियल में से फ्लो कर सके, गुजर सके, उसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। मटेरियल्स विद लो थर्मल कंडक्टिविटी में बी यूज्ड एज इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स जिनके पास थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है उसको हम इंसुलेटर्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। दोज विद हाई थर्मल कंडक्टिविटी, और जिनके पास थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है उनको हम कुकिंग पैन्स के तौर पे यूज करते हैं, उन कुकिंग पैन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। थर्मल इंसुलेटर्स क्या है? पोर्ट हैंडल्स मस्ट नॉट कंडक्ट हीट। पोर्ट हैंडल्स जो हैं ये हीट को पास आउट नहीं होने देते, अदरवाइज यू विल गेट बर्न व्हेन यू रिमूव द पोर्ट फ्रॉम हीट सोर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी पोर्ट जो है वो चूल्हे पे रखा हुआ है, ठीक है, और उसका जो हैंडल होता है वो
उसमें से हीट कंडक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो अक्सर लकड़ी का होता है या किसी ऐसे सब्सटेंस का जो हीट कंडक्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या होगा, अगर तो वो हीट कंडक्ट कराता तो वो आपका हाथ जला देता। इसीलिए वो ऐसी चीज से बनाया जाता है, थर्मल इंसुलेटर से, जो हीट कंडक्ट नहीं कर सकते। हैंडल्स आर मोस्टली मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड विच आर गुड थर्मल इंसुलेटर्स। ठीक हो गया। उसके बाद है सोलिबिलिटी। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो एक दिए हुए सॉल्वेंट में डिसॉल्व की जाती है एक गिवन टेम्परेचर में। बोथ शुगर एंड साल्ट कैन डिसॉल्व इन वाटर। इसमें शुगर भी हो सकती है और सॉल्ट भी हो सकती है, जिसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे। मैनी सब्सटेंसेज सच एज सैंड एंड मेटल विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर। बहुत सारे सब्सटेंसेज जैसे सैंड है, रेत, ठीक है, इसको हम पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते। मेटल्स को हम पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये रिलेशन ऑफ मटेरियल्स टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी जो मटेरियल है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत बार पिछले लेक्चर्स में हम रस्टिंग ऑफ आयरन को इतनी बार पढ़ चुके हैं कि अब तो आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। और अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं लिए तो आप मेरे चैनल पे जाके ले सकते हैं, वो लेक्चर्स सारे मौजूद हैं। ठीक है। तो रस्टिंग जो है ये एक चेंज है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आयरन रिएक्ट्स विद वाटर। इसमें क्या होता है कि आयरन जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की फॉर्मेशन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, विच इज जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं, यानी जंग लगना। ठीक है। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। केमिकली अगर हम देखें तो रस्ट जो है यानी जंग जो है वो क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यानी फेरिक ऑक्साइड जब हाइड्रेट हो जाता है तो वो रस्ट बन जाता है। ठीक है। और इसका फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो आपने माइंड में रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। इन्फो बॉक्स क्या है, आयरन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। आयरन जो है ये हमारे जमीन में बहुत ज्यादा काम आने वाला धात है। ठीक है, मेटल है। आयरन है सेवरल एप्लीकेशंस इन आवर डेली यूज। हम अपने डेली यूज में बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं आयरन से बनी हुई इस्तेमाल करते हैं। सच एज बीइंग अ क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक इन infrastructure that provides strength, nourishes plants and helps carry oxygen in blood। आयरन से क्या होता है कि इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स में भी ये यूज होता है। ठीक है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बिल्डिंग्स में, नॉरिश करता है। ठीक है। और इस तरह इसके बहुत सारे रोल्स हैं हमारी लाइफ में। उसके बाद है जी फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी क्या है, फ्लेमेबिलिटी इज डिफाइंड एज हाउ इजीली अ सब्सटेंस विल बर्न और इग्नाइट। फ्लेमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसको हम ये कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस कितनी जल्दी बर्न हो जाता है, कितनी जल्दी जल जाता है। किसी अगर हम उसको आग लगाते हैं, ठीक है, फायर के रिजल्ट में या कंबस्शन के रिजल्ट में वो कितनी जल्दी जल जाता है, उसको हम उसकी प्रॉपर्टी को कहेंगे कि फ्लेमेबिलिटी आई है। ठीक है, कि ये कितनी जल्दी जल गया। द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी रिक्वायर्स टू कॉज द कंबस्शन ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइन थ्रू फायर टेस्टिंग। किसी भी चीज को अगर जलने में, कंबस्शन में डिफिकल्टी आ रही है, मुश्किल पेश आ रही है, तो उसको हम फायर टेस्ट करके डिटरमाइन कर सकते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ टेस्ट टू डिटरमाइन फ्लेमेबिलिटी। बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिनके जरिए हम फ्लेमेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। द रिजल्ट्स अचीव थ्रू दीज टेस्ट आर यूज्ड इन बिल्डिंग कोड्स। और इसके नतीजे में जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उनको हम बिल्डिंग कोड्स में, इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स में, फायर कोड्स में और इसी तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स में हम यूज करते हैं। ठीक है। एज वेल एज अ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस। और इस तरह से ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत हाईली फ्लेमेबल होते हैं, यानी जिनको बहुत जल्दी आग लग सकती है, ठीक है, उनसे फिर हम उनको हैंडल करने के लिए, उनको संभालने के लिए ये सारी हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। और अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।